अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर क्लास हमने फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से रखा है। और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअली है क्या। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट हमारे पास एक प्रोसेस है, ठीक है ना, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल होता है उसको बढ़ाता है। ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक मैंने आज सेलेक्ट किया है ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इस चैप्टर में बहुत ख़ास है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? लाजमी सी बात है, द इन्वेस्टमेंट विच इज़ मेड बाय द फॉरेन कंपनीज इज़ नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वो तमाम तर इन्वेस्टमेंट जो हमें बैरून मुल्क से मिलती है, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाती है। ये एक प्राइवेट कैपिटल इनफ्लो है, ठीक है ना, इसीलिए इसे FDIB कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सही है ना। अब सवाल ये पैदा होता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस बोलें, रोल बोलें, आपको अच्छी तरीके से पता है अगर हम किसी भी मुल्क के अंदर सरमायाकारी करने की बात करते हैं तो वहाँ पे बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी का वर्ड ज़रूर आता है। तो एक्चुअली ये बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब हम इसके इम्पोर्टेंस की तरफ अगर आते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर हम आते हैं तो आप ये देखिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ ए डेवलपिंग कंट्रीज़। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या हैं। सही है ना। सवाल ये पैदा होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ वो होती हैं जो कि पूरी तरह डेवलप नहीं हुई हुई होती हैं, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। ठीक है ना। देखो लिखा हुआ भी है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के व्हाट रोल द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्ले इन द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक। सबसे पहला पॉइंट देखो यहाँ पे वो क्या है। वो कह रहा है सबसे पहले जो है ना एक गैप है ना वो ख़त्म किया जाता है। अब ये गैप किसके दरमियान आ रहा है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं इकनॉमिक्स के अंदर, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेट करेगी, अगर सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेट नहीं करेगी। इफ़ द पीपल सेव द अमाउंट देन यू शुड बी इन्वेस्ट इन अ फ्यूचर। ठीक है। सेविंग रेट हमारा जो है ना, सही है, बहुत लो है। ठीक है। ख़ासकर पाकिस्तान में मेजॉरिटी पीपल का बहुत लो है। सही है। और जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है वो हमारी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो इनके दरमियान एक गैप आ रहा है, ठीक है ना, ये डोमेस्टिक सेविंग का, ये टारगेटेड इन्वेस्टमेंट का, ये कौन रिड्यूस कर देता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर देता है। ठीक है ना। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो ये ख़ुद ब खुद हमारे पास ये वाला गैप जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हर मुल्क अपने मुल्क में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी करता है, वो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के गैप को फिलअप करता है। नंबर टू देखिए, रिडक्शन इन पॉवर्टी। अब ये पॉवर्टी है मेन इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल। ये पूरा एक टॉपिक है जो इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर ही। इसे कहते हैं गुर्बत। ठीक है ना। इसको रिड्यूस करना, रिड्यूस माने ख़त्म कर देना। वो कह रहे हैं ड्यू टू द डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के रिसोर्सेज मौजूद हैं, ठीक है ना, अगर हम इन्हेंस करते हैं, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, सही है ना, और साथ ही साथ जो हमारे पास फॉरेन कैपिटल इनफ्लो है वो भी मदद करेगा, तो हम ख़ुद ब खुद जो है वो पॉवर्टी से क्या होंगे, अपना छुटकारा हासिल कर सकते हैं। देखें ये वो ऑब्स्टिकल है जो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन आपको किसी हद तक आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं लोगों का वे ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन क्या है? ठीक है ना। प्रोडक्शन आपको पता है एडम स्मिथ के हवाले से ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन माने प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या हैं? गुड्स एंड सर्विसेज आपको पता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ इकोनॉमिक्स के अंदर, जब तक ये नहीं होंगी जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, द प्रोडक्शन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स बोथ फॉर फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फिजिकल प्रोडक्ट्स गुड्स, सर्विसेज इनविजिबल गुड्स इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है ना। तो ख़ुद ब खुद हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े। जैसे इन्होंने लिखा, जैसे फार्मास्यूटिकल है, एनर्जी है, फ्यूल है, इंजीनियरिंग है, ठीक है ना। ये सारे वो सेक्टर हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ती है। किसकी वजह से? फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से। अब आ जाइए एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल है। ये भी आपके इस चैप्टर का हिस्सा है। इसमें हम पढ़ेंगे ये क्यों होता है और इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी को कहते हैं। बेरोज़गारी एक ऐसा फैक्टर है जो कि इकोनॉमी को दीमक की तरह खाता है, ठीक है। नाउ डेज यू कैन सी दैट मैनी पीपल हैज़ बीन अनएम्प्लॉयड, यानी वो लोग जो कि बरसरे रोज़गार थे। ये आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें आप देखिए बेरोज़गारी बहुत फैल गई है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इन्होंने कह दिया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्रिएट करती है नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट तब होगी ना जब कोई भी सिचुएशन माहौल के अंदर सूटेबल होगी। हम तो अभी डायरेक्ट खाली ये पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये प्रोडक्शन को बढ़ाती है, ये सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप को कम करती है, पॉवर्टी को रिड्यूस करती है, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम करंट सिचुएशन के हवाले से बात करें तो हम एम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे कम कर सकते हैं। इस वक्त तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बिलवास्ता और बिला वास्ता जो है वो दोनों तरीके से जो है वो ख़त्म कर सकती है बेरोज़गारी को, लोगों को रोज़गार मिल सकते हैं। तो ये भी एक सवालिया निशान है, ठीक है ना, कि इस माहौल के अंदर किस तरह से इसको कवर किया जा सकता है। अब हमारे पास इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंप्लीशन ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स। अब ये मेगा प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं मोटरवे प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास कैनाल सिस्टम है, डैम है, ठीक है। ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक। वो कह रहा है अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी होती है तो हमारे ये सारे प्रोजेक्ट भी क्या होते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं और मुल्क को जो है वो इससे बेइंतहा फ़ायदा होता है। करेक्शन ऑफ BOP। BOP स्टैंड फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड यू नो वेरी वेल कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है तवाज़ुने अदायगी, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जो बताता है कि भाई आपके मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट से कितना पैसा आ रहा है, आपके मुल्क के अंदर इंपोर्ट से कितना पैसा जा रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि बाआसानी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना इसमें करेक्शन कर सकती है। और ये जो एडवर्स BOP आता है, एडवर्स का मतलब होता है नेगेटिव, अनफेवरेबल, ठीक है ना, वो आपका सही हो सकता है, ठीक है ना। ये DFI जो है वो रिड्यूस कर सकती है आपके गैप को, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। और अर्न फॉरेन एक्सचेंज में जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने क्या कमाया और क्या दिया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ की करेक्शन कर सकता है। इसके बाद है यूज़ ऑफ इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी। अब ये यूज़ ऑफ इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजीज़ क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, सही है ना। टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? टेक्नोलॉजी कहते हैं जिद्दत को, ठीक। वो ये कह रहे हैं जब हमारे पास अच्छी मशीनरी होगी, अच्छी टेक्निक होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, मॉडर्न टेक्निक्स होंगी तो लाजमी सी बात है हमारी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इनकरेजमेंट टू द लोकल एंटरप्राइजेस, सही है। लोकल का मतलब है डोमेस्टिक, वो लोग जो हमारे मुल्क के अंदर काम करते हैं, ठीक है ना, उनको क्या देंगे? इनकरेजमेंट। अब इनकरेजमेंट उनको किससे मिलेगी? लाजमी सी बात है
कि अगर उनको पार्टिसिपेट किया जाए फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, उनका जॉइंट वेंचर किया जाए, तो लाजमी सी बात है वो एंटरप्राइजेस भी बहुत खुश होके काम करने को तैयार होंगे। ये 8 पॉइंट हैं जो आपने ज़्यादातर डिस्कस करने हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंस के अंदर। अब हम इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या वही FDI, ठीक है ना, कि इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। ठीक, यहाँ देखिए हमारे पास ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या मेरिट्स और डीमेरिट्स कहते हैं प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, ठीक है ना। अब देखें, अगर कोई चीज़ आपके पास से भी सवाल होगा, आपके माइंड में भी होगा कि अगर एक चीज़ के इतने फ़ायदे हैं, इतने बेनिफिशरीज़ हैं, ठीक है ना, फिर क्या ज़रूरत है कि उसके इतने नुकसानात भी हैं। तो वो नुकसानात हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसके जो है मेरिट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फ़ायदा देखें इसका क्या है, जो मैंने अभी आपको इम्पोर्टेंस में बताया, ठीक है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी हेल्पफुल सपोर्टर टू फिल द गैप ऑफ सेविंग एंड अ फॉरेन एक्सचेंज गैप, ठीक है ना। अब ये फॉरेन एक्सचेंज गैप क्या है एक्चुअली, अभी मैंने आपको करेक्शन ऑफ BOP के अंदर बताया था, ठीक है ना। तो ये सारी, अब सेविंग गैप एंड फॉरेन एक्सचेंज गैप आर कंसीडर्ड आर 2 सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स on the attainment of a targeted rate of a growth in the underdeveloped countries। underdeveloped countries के अंदर जो एक targeted growth rate दिया जाता है, ठीक है ना, उसको complete करने के लिए जो है वो इस gap को reduce किया जाता है। इसी हवाले से जो foreign investment है वो बहुत importance रखती है और मायने रखती है। ये लिखे रखा हुआ है ना, ये private foreign investment help in filling these 2 gaps, ठीक है। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलें, FDI बोलें, बात एक ही है। नंबर 2 पॉइंट देख लीजिए, वो कह रहा है ये फैसिलिटेट करता है नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ को, यानी वो तमाम तर सहूलियात जो हमारे पास मौजूद है ना, उसको आगे बढ़ाने में, ठीक है, उसकी तादाद को बढ़ाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली प्रोवाइड द फाइनेंस बट ऑल्सो मेक्स द अवेलेबल मैनी अदर फैसिलिटीज़, ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, टेक्निकल के अंदर, पर्सनल्स हैं, ठीक है ना, न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स हैं, रिसर्चेज हैं, ये सारे काम थ्रू द किसके ज़रिए होता है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ज़रिए। यानी कहने का मकसद सिंपल से ये है कि वो तमाम तर सहूलियात जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मज़ीद उसको आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाइए, ये है पोस्टर। फोस्टर माने फ़रोग दे देना, ठीक है, उनको इनकरेजमेंट देना। ये जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये सर्व करती है सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट, ठीक है ना, इंक्लूडिंग आ लोकल इंटरप्राइजेस इनटू 2 वेज़। अब लोकल इंटरप्राइजेस की 2 तरीके से इनको इनकरेजमेंट देती है। पहले डायरेक्टली, ठीक है ना, फॉस्टरिंग करती है, ठीक, विथ मैन, मनी, मटेरियल, इन तमाम तर चीज़ों से कर रही होती है, सही है ना, ट्रेनिंग दे रही होती है, एक्सपीरियंस है, लेबर है, फोर्स। सेकेंडली क्या होता है, इनडायरेक्टली क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर, ठीक है ना, डिफरेंट सर्विसेज। अब ये डिमांड फॉर अ डिफरेंट सर्विसेज कौन सी हैं, ये वो सारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है ना, जो हमें मालूम होती हैं। अब जैसे आजकल के माहौल के अंदर डॉक्टर की नीड है, देन यू शुड बी अ ट्रेड, ठीक है ना, आपने ट्रेड कर ली। इसके अलावा अगर हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी हो जाती है, ठीक है ना, तो हम लाजमी फ़ॉरेन इन्वेस्टर से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है ना, वहाँ से जो ट्रेडर्स होते हैं वहाँ के, ठीक है ना, वो क्या करते हैं कि वहाँ से वो चीज़ हमें सप्लाई करते हैं। ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी होता है कि ये सब मिल के काम कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा कंपनसेशन एग्रीमेंट हो जाता है,
वो ये कहते हैं कि आप हमसे ये ले लो और हम आपको ये दे देते हैं। अगर आपके मुल्क में इस चीज़ की क़िल्लत है तो हम आपको ये वाली चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों ही चीज़ों पे काम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फीड्स द रिलेटेड इंडस्ट्रीज़। फीड्स का मतलब ये होता है उनको परवान चढ़ाना, ठीक है। रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ जो उससे रिलेटेड है। अब जैसे मैं एग्रीकल्चर के हवाले से बात करूँगी, ठीक है ना। आप ये देखें एग्रीकल्चर हमारा मेन सेक्टर है, ठीक है ना। जब तक हम एग्रीकल्चर के हवाले से बात नहीं करेंगे, जब तक हम किसी भी चीज़ के हवाले से जो है वो बात नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जब तक आप एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे ना, समझ लें आप किसी सेक्टर के बारे में बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं शुगर केन की। शुगर केन इज़ द रॉ फॉर्म विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर, बट कौन सी इंडस्ट्री इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रही है? शुगर मिल, ठीक है ना। जब तक आप वहाँ पर शुगर केन प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो रिलेटेड इंडस्ट्री जो है वो अप्रूव नहीं करेगी और आगे जाके तरक्की नहीं करेगी, एक्सपेंड नहीं होगी। देखिए लिखा हुआ है, एक्सपेंड भी नहीं होगी, ना मॉडर्नाइज होगी, ना डेवलपमेंट आएगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो रिलेटेड इंडस्ट्री के अंदर उसका परवरिश पाना, उसका उठना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आ जाइए ब्रिंग्स आर रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू कहते हैं आमदनी को, किसे कहते हैं? आमदनी को, ठीक है ना। अब ये आमदनी कहाँ से आ रही है? प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ब्रिंग अ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट of the underdeveloped country in the form of a taxes on a profit of a foreign firms to get, ठीक है, to get taxes on a profit of a foreign firms or get the royalties from the concession of agreement, ठीक। तो अब ये जो हमारे पास रेवेन्यू है ये क्या काम कर रहा है? देखिए हुकूमत के पास जो कमाई का ज़रिया होता है, हुकूमत के पास जो कमाई का ज़रिया होता है वो सिर्फ उसके टैक्सेस होते हैं, ठीक है ना। अब उन टैक्सेस, अब जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं वो तो ज़ाहिर है आपको पता है उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो लाजमी जो है वो टैक्सेस है, जिसमें प्रॉफिट और फॉरेन फर्म्स का जो प्रॉफिट होता है वो होता है, ठीक है ना। और गेट द रॉयल्टीज़ होती है फ्रॉम कंसेशन ऑफ एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे ये फ़वाइद हैं। किस चीज़ के फ़वाइद हैं? ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फ़वाइद हैं। इसके बाद हमारे पास जो नंबर 6 है वो ये है कि रेज़ करता है प्रोडक्टिविटी को, रियल वेजेस ऑफ लेबर को। अब ये वेजेस क्या हैं? वो मज़दूर जो रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है, डेली एज अर्नर, उसे हम वेजेस कह रहे होते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं प्रोडक्टिविटी हमारी देखो रेज़ हो रही है, रियल वेजेस ऑफ लेबर की एंड रियल वेजेस ऑफ लेबर। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत हेल्पफुल है रेज़ करने के लिए प्रोडक्टिविटी को। क्यों? क्योंकि रियल वेज ऑफ ए लेबर जो है ना, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो इन्हेंस ही होती है, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो लेड टू अ मच हायर सोशल बेनिफिट कंपेयर टू दोज ऑफ ए इम्पोर्ट, ठीक है। सबस्टेशन इंडस्ट्रीज़ बिकॉज द एक्सपोर्ट oriented industries have a large backward and a forward linkage effect, ठीक है। These are the some factor, these are the some point which show the importance of foreign investment। अगर हमारे पास सवाल आता है कि why we go for a foreign investment, हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है भाई foreign investment के लिए, तो we have a some positive point and we have a some negative points। अब अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स के हवाले से बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं जो मैंने अभी आपसे मेरिट्स डिस्कस किए। अब इसके बाद हम इसके डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे।
ठीक है। अब जो हमारा नया टॉपिक है, अभी जैसे मैंने अभी आपको एक क्लोजिंग दी थी कि भाई ऐसी क्या ज़रूरत है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैंने अभी आपसे कहा देखें इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि देखिए किस तरह हमारी इकॉनमी को स्वर करता है, किस तरह आगे बढ़ाता है, तरक्की को मतलब डेवलपमेंट को आगे करने में कितना अहम किरदार होता है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ आ जाइए। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स में यहाँ देखिए इन्होंने सबसे पहले बोला एब्जॉर्ब द रिसेप्ट कंट्री रिसोर्सेज, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पे वो कह रहे हैं इन अदर टू अट्रैक्ट द प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट द रिसेप्ट कंट्रीज। देखिए दो कंट्रीज़ होते हैं हमारे पास, एक होता है डोनर कंट्री और एक होते हैं रिसेप्ट कंट्रीज़, ठीक है। डोनर कंट्री देने वाले होते हैं, रिसेप्ट कंट्रीज़ जो होते हैं ना वो रिसीव कर रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं रिसेप्ट कंट्रीज़ has to provide some basic facilities to the donor, ठीक है, अपने डोनर को दे देता है, like the land, power, water and other concession in the form of a tax holidays, right। फिर इसके बाद उसने बोला डेवलपमेंट है, रिबेट है, ठीक है, रिबेट ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, जो आपने नेशनल इनकम में भी पढ़ा हुआ है, एडिशनल डेप्रिसिएशन, अलाउंसेस, सब्सिडी ऑन इनपुट्स होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे, ठीक है ना। तो मसला सारा ये कि हम डिपेंड करने लग जाते हैं किसके ऊपर, उस मुल्क के ऊपर जो हमें धड़ाधड़ चीज़ें दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है एक बहुत बड़ा नुकसान है, जैसे आजकल भी हो रहा है। ये एग्जाम्पल तो आप आजकल ऑब्ज़र्व बआसानी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि आप देखें आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आपने पूरे मुल्क की इन्वेस्टमेंट को स्टॉप किया हुआ है, आप सिर्फ मांग रहे हैं, आप सिर्फ एड के ऊपर काम कर रहे हैं, आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप एड कर रहे हैं, ठीक है ना, इमदाद ले रहे हैं। अब वो इमदाद भले कर्ज़ की शक्ल में हो, ठीक है ना, किसी भी शक्ल के हो, पॉलिसी की शक्ल के अंदर हो, लेकिन क्या हुआ आपने डिपेंड कर लिया किसके ऊपर, दूसरे ममालिक के ऊपर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्सली अफेक्ट द नेशनल इकोनॉमी। एडवर्सली का मतलब होता है ख़राब, नेगेटिव, अनफेवरेबल, ठीक है ना। ये वो एक तमाम तर पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, जो हमारी नेशनल इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब एडवर्सली इफेक्ट द नेशनल इकोनॉमी के अगर हवाले से बात करें तो वो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि वो मुल्क जो प्रोवाइड करता है आपको सफिशिएंट फैसिलिटीज़, ठीक है ना, ट्रांसफ़र करता है प्रॉफिट, डिविडेंड दे रहा है आपको, इंटरेस्ट दे रहा है, प्रिंसिपल कैपिटल दे रहा है, यानी इतने सारे ग्रीड आपको जब वो दे रहा है, तो आप मुझे ये बता दें कि आप अपनी नेशनल इकोनॉमी में क्या काम कर रहे हैं। आप तो अपनी नेशनल इकोनॉमी में कोई काम ही नहीं कर रहे, आपको तो मिला सब चीज़ें हाथों हाथ मिल रही हैं। आपने बोला आटे की कमी, आटा बाहर से आ गया, आपने बोला चीनी की कमी, चीनी बाहर से आ गई, यानी आपने कोई लाहे अमल तरतीब नहीं दिया कि मुझे भी अपने मुल्क के अंदर ट्रेड स्टार्ट करानी चाहिए ताकि मेरी नेशनल इकोनॉमी की ग्रोथ उठे। और हम अभी तक क्या है वही एडवर्सली इफ़ेक्ट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं और यही कहे चले जा रहे हैं कि भाई मुल्क की सिचुएशन बहुत ख़राब है और इसमें जो है वो स्कार्सिटी भी हो सकती है, फूड स्टफ़ की स्कार्सिटी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये वो सारे फैक्टर हैं जो मुल्क के लिए फेवरेबल नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो ये सारे फैक्टर जितने भी हैं कि आप लोग हर मुल्क से इस तरीके से इमदाद ले रहे हैं और हर मुल्क से इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, या इस तरीके से आप अपने मुल्क के अंदर ट्रेड स्टार्ट करें, आप अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें ताकि जो है वो ये काफ़ी हद तक कवर किया जा सके। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडवर्सली इफ़ेक्ट इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? जैसे लैंड के ऊपर रेंटल इनकम, ठीक है ना, लेबर काम कर रहा है तो उसको वेजेस और सैलरीज मिल रही हैं, ठीक है ना, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, सही है। और आपके पास लास्ट जो है वो हमारे पास एंटरप्रेन्योर है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है,
अब कहने का मतलब है कि वहाँ पर भी क्या आ रहा है, एडवर्स, यहाँ पर भी एडवर्स आ रहा है। अब यहाँ एडवर्स क्यों आ रहा है, वो कह रहा है एडवर्स इफेक्ट है किसके ऊपर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो क्यों आ रहा है, वो कह रहा है नो डाउट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट इनकम एंड सेविंग in underdeveloped countries, but it is also caused to affect adversely income distribution when it compete the home investment, particularly in those underdeveloped countries where the corruption, favoritism, recidivism, ठीक है ना, and mismanagement become a regular feature of the society. These are the hindrance, these are the reasons जिसकी वजह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एडवर्स है, ठीक है ना, अनफेवरेबल है। इसके बाद आ जाइए आप, ड्रेन्स ह्यूज रिसोर्सेज। ये ड्रेन्स ह्यूज रिसोर्सेज क्या होते हैं, मोस्टली फॉरेन कंपनीज प्रेफर करती हैं रिजर्व्स सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, ठीक है ना, फॉर दियर नेशनल्स के लिए, हु आर पेड वेरी हाई सैलरी विथ मैनी अट्रैक्टिव फैसिलिटीज। The local national are usually trained by these foreign companies for a lower and a middle level post। होता क्या है कि ज़्यादातर जो है ना बड़ी पोस्ट के लिए जो है वो ज़्यादातर सैलरी जो है वो आपको ऑफ़र की जाती है, ठीक है ना, ताकि वो हमारे मुल्क में आके काम कर सकें। जैसे अक्सर आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहे होते हैं, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहे होते हैं या हमारे क्राफ्ट पे काम हो रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, हम बाहर से बुलाते हैं, हाई पेमेंट उनको चार्ज करने की ऑफ़र देते हैं, ठीक है। एक तरह से ये भी इन्वेस्टमेंट ही है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उनके ऊपर। लेकिन कहने का मकसद ये कि अगर यही काम हमारे अपने इंजीनियर्स कर रहे होते तो ये पैसा जो था हमारा क्या होता, सेव हो जाता, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, 2 पॉइंट हमारे पास बचे हैं, क्रिएट्स अ सोशल टेंशन, ठीक है। अब एक सोशल क्या, समाजी, एक समाजी अफरा तफरी, टेंशन, जैसे आजकल का माहौल है, आप बिल्कुल करंट एग्जांपल ले सकते हैं कि लोग बहुत परेशान हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने बोल दिया कि ये जो हमारे पास वैल्यू ऑफ द नेशनल है, क्रिएट कर रहे हैं सोशल टेंशन को। लोग कमा ही नहीं रहे, जब लोग कमा ही नहीं रहे तो ज़ाहिर है उनके अंदर सोशल टेंशन हो रही हैं, ठीक है ना। वो ये सोच रहे हैं कि भाई माशरे में रहते हुए हम किस तरीके से जो है वो अपने तमाम तर लोगों को जो है वो खिलाएंगे पिलाएंगे, दवाइयों के खर्चे उठाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद है इन्वॉल्व द हाई सोशल कॉस्ट, और साथ ही साथ आप देखें सोशल कॉस्ट बहुत हाई है, यानी समाजी कीमत जो हम अदा कर रहे हैं वो बहुत हाई है। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ब्रिंग अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। जितनी भी प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है ना, अमूमन उसके अंदर ना देखें टेक्नोलॉजी 2 तरह की होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है ना, वो इतनी महंगी नहीं होती है, उसकी जो सोशल कॉस्ट होती है वो हाई नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, क्योंकि इसमें इक्विपमेंट और मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से ये भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है ना। तो इन सारे ड्रॉबैक को सामने रखते हुए हमने देखा कि यहाँ पर इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसानात भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, व्हाट आर द मेजर टू बी अडॉप्ट टू अट्रैक्ट द डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। वो ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास कौन से ऐसे मेजर्स होने चाहिए कि हम जो है वो अपनी तरफ मूव करवाएं कि भाई हमारे मुल्क के अंदर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सो फार अ नंबर ऑफ बोल्ड स्टेप्स हैव बीन टेकन टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। These measures, which include the removal of entry barriers, foreign exchange control and the liberalization of the transfer of a latest technology, surely have been appreciated by both the domestic and well foreign investor, ठीक है ना। वो ये कह रहे हैं कि देखें ये मेजर्स ऐसे हैं कि आप जो है वो तमाम तर खामियों को पहले दूर करें,
अपनी इकोनॉमी के अंदर से, ठीक है ना। फिर लाजमी सी बात है, जब आप फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे, फ़ॉरेन इन्वेस्टर को दावत देंगे, तो लाजमी वो आपके मुल्क के अंदर आकर पैसा भी लगाएगा, ठीक है ना, और काम भी करेगा। यहाँ देखिए नंबर पहला पॉइंट इन्होंने दिया है, देयर इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, हाउसिंग है, रोड हैं, मैप्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिशमेंट करनी है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखा जाए ना, तो पाकिस्तान फ़िज़िकल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत वीक है, ठीक है ना। और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि आपको शायद याद होगा कि हमारे पास जो लास्ट पॉलिटिकल सेटअप गुजरा है उसके अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, लेकिन फिर भी वो उस इंटरनेशनल मयार का नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे टैक्स हॉलीडेज़ वगैरह आ गए, ऑफर टू इन्वेस्ट ड्यू टू द एफर्ट शुड बी इन फोर्स टू इस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फुली इक्विपाइड विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स आउट बाय आर डिमांडेड बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब वो ये कह रहे हैं कि बात सारी ये होती है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है आपके मुल्क के अंदर काम करने के लिए, अब जो वो आपसे डिमांड करेगा कि भाई देखें हमें यहाँ पर इस तरह की मैपिंग करनी है, तो लाजमी आपको उसका जो है वो साथ देना पड़ेगा। अगर वो ये कहेगा भाई मुझे इस जगह से रोड निकालना है, तो आपको उसका साथ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पैसा लगा रहा है, और अगर वो वहाँ पैसा लगा रहा है तो वो इसलिए लगा रहा है क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारा मुल्क आगे बढ़े, तो लिहाजा उस मुल्क को आगे बढ़ने के लिए हमें पैसा चाहिए। और अगर हम कर्ज़े पे कर्ज़ा लेते रहेंगे तो ज़ाहिर है हम कर्ज़े में डूब जाएंगे। तो हमारे मुल्क में क्या होनी चाहिए? फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फिर लाजमी सी बात है जो फॉरेन इन्वेस्टर होगा आपको उनकी डिमांड को भी प्रेफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इम्प्रूवमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। सबसे इम्पॉर्टेंट इशू पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ठीक है। एक वक्त हुआ करता था कि लोग पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाते हुए डरते थे। एक वक्त हुआ करता था कि जो पाकिस्तान के लोकल एंटरप्राइज हैं वो यहाँ से भाग जाया करते थे, ठीक है ना। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इसको कवर किया गया, इसको इम्प्रूव करें। अब ये कैसे इम्प्रूव होगी? आप कानून ऐसे बनाएं कि जिसकी वजह से किसी को भी काम करने में किसी भी किस्म का मसला ना हो। बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल ग्राउंड है, ठीक है ना, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ऑर्डर है ना, वो अभी तक मुस्तहकम नहीं हो पाया है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हर शख्स परेशान है। फिर मैं आपको आजकल के माहौल की एग्जांपल दूंगी कि आप देख लीजिए इस वक्त भी सिचुएशन कुछ इसी ही दौर से गुज़र रही है, ठीक है ना, कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी तक इतने टाइम के बाद, यानी कहने का मकसद ये होता है कि कहते हैं कि मुल्क की तकदीर तो मिनटों में बदल जाती है, और इन्होंने जो है वो मुल्क को जो है वो इतने दिनों से जो है वो बंद कर रखा है। तो ये बंद कर रखने का मतलब ये है कि आपने मईशत का पहिया जाम कर दिया, और मईशत का पहिया रोक देने का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर पैसे की रवानी कम हो गई। अब इससे बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं, लाजमी सी बात है, बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। क्राइम बढ़ सकता है, ठीक है ना, लोगों के पास खाने पीने को नहीं है तो वो तो लूटामारी करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, लोग मर रहे हैं घर के अंदर बैठे बैठे, ठीक है ना, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। तो कानून कुछ इस तरह से तरतीब देना चाहिए कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई लॉ बनाए, ताकि किसी भी चीज़ में किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश ना हो। अब वो देखें यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट ये डिस्कस किया है कि इन अ कंट्री वेयर द किडनैपिंग फॉर ब्रॉड डे लाइट रॉबरीज, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं,
कि अगर आप जो है वो सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मनी अमंग अ फिस्कल पॉलिसीज़ एंड इंडस्ट्रियल। हार्मनी कहते हैं भाईचारा। फिस्कल पॉलिसीज़ क्या होती हैं? फिस्कल पॉलिसीज़ खारजा पॉलिसीज़ होती हैं। ये वो पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है ना, जो मुल्क के जो हमारे वुज़रा होते हैं वो बाहर जाते हैं और मुल्क के लिए हार्मनी का मैसेज लेके जाते हैं। दूसरी बात ये जो इंडस्ट्रीज़ पॉलिसीज़ होती हैं, ये ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं, कमर्शियल पॉलिसीज़ होती हैं, ये लेके जा रहे होते हैं कि भाई आप आएँ और हमारे मुल्क के अंदर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है ना। तो ये जितनी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, ठीक, तो ये सारे काम भाईचारे मोहब्बत से होते हैं। आप किसी भी मुल्क को जबरन राज़ी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इफ़ेक्टिव एंड अ रैशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन एफर्ट्स। इफ़ेक्टिव मौसर कौन, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इफ़ेक्टिव एंड रैशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन एफर्ट्स के अंदर वो कह रहे हैं सो फार रिसोर्स मोबिलाइज्ड एफर्ट्स हैव बीन डेफिसिट, यानी अगर कम हो जाती है हर साल तो प्रेजेंटिंग एनुअल बजट जो होता है ना, वो न्यू मेजर जनरेटिंग न्यू रिसोर्स जो होती है, जो हम तवक्का कर रहे होते हैं वो उस तरह से नहीं होता और अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा बजट जो है वो डेफिसिट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बजट हमारा डेफिसिट नहीं होना चाहिए, बजट सरप्लस होना चाहिए कि जिसके अंदर रेवेन्यू ज़्यादा हो और उसके एक्सपेंडिचर्स कम हों। ड्रास्टिक रिडक्शन इन अ पब्लिक डेप्थ। A drastic reduction in a public debt is a very important measure. This could be done by generating a large revenue. ये उस वक्त होता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा सरमाया, बहुत ज़्यादा पैसा हो, क्या हो आपके पास, लार्ज रेवेन्यू हो, ठीक है ना, ऑन अ वन हैंड, एंड कर्टेलिंग अ पब्लिक नॉन डेवलप, और आपके पास नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स ना होंगे। आपको सब पता है कि क्या होते हैं। बोथ एक्शन शुड बी टेकन साइमल्टेनियसली विथ अ कॉन्फेक्शनल कमिटमेंट। ये दोनों फंक्शन होते हैं, यानी रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए और आपके पास जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद है रिवीजन ऑफ प्रेजेंट लेबर लॉज, ठीक है ना। रिवीजन हो रहा है किस तरह से, प्रेजेंट लॉज जो हैं हमारे, ठीक है ना, वो क्या है, इनइफेक्टिव है, रिजल्टिंग क्या दे रहे हैं, अनड्यू डिले। हर चीज़ के अंदर अगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई डिस्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है ना, अगर प्रोडक्टिविटी में मसला है जैसे आजकल हो रहा है, आप देखें ये मसले पड़े हुए हैं लेकिन अभी तक इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी लॉ तैयार नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि ये कुछ हमारी ख़ताएँ भी हैं, हमारी गलतियाँ भी हैं, ठीक है ना, कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो FDI इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। तो ये जो मैंने आज का लेक्चर दिया है ये है फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं ये सब एग्ज़ाम का हिस्सा बनते हैं, लिहाजा आपने टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इन तमाम तर टॉपिक को कंसीडर करना है। इसके बाद इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।